क्या इस देश का ऐसा राजा देश के लोगों को सड़कों पर पीटने के लिए छोड़ सकता है? क्या एक ऐसा राजा जो मास्क लगाने पर लोगों को जेब छल सकता है, एक 5 रुपए का मास्क 500 रुपए में बिकवा सकता है और फिर बाद में कहता है कि अरे क्या जरूरत है मास्क लगाने की, आप गमछा लगाइए। अरे देश के राजा, जब तुम्हें यह पता है कि यह वायरस गमछा लगाने से दूर भाग सकता है, तो तुमने मास्क को 5 रुपए के मास्क को 2 रुपए के मास्क को 500 रुपए में क्यों बिकवा दिया? हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन के लिए देश मारा मारा फिरता है, सड़कों पर मृत्यु हो जाती है, लोगों को हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलता है, लोगों को हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लोग मर रहे हैं, उनके तीमारदारों को उनकी बॉडियां नहीं मिल रही हैं, किसी की माता का देहांत हुआ है, किसी को पिता की दे दी, उसको जेंट्स की दे दी। कितना अव्यवस्थित यहाँ का शासन रहा है। मेरे सभी ग्रामवासियों ने, नगरवासियों ने, देशवासियों ने इस चीज़ के हादसे को देखा है, लेकिन वो हुआ क्यों? सबसे बड़ा कारण है इस देश में नीतियों का सही लागू न होना। अरे मेरे देश में जब ऑक्सीजन की कमी है तो टीवी पर आकर इस प्रकार का प्रसारण क्यों दिया जाता है कि आप ऑक्सीमीटर लगाइए और ऑक्सीमीटर से लगाने से आप ऑक्सीजन नापिए। अरे जब मेरे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो मैं ऑक्सीमीटर नाप करके क्या पूरी कर लूंगा? नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय की तो जैसा कि पता भाई, उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार लगे हुए हैं और अब तक जो मामला भाजपा और गठबंधन के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा था, अब मामले में एक नया रुख आ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है उतार दिए हैं मैदान में। तो बदलाव की बड़ी संभावना लग रही है, क्योंकि पंजाब में जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप सब ने देखा है कि आम आदमी पार्टी की नई पहल पंजाब में हुई है, दिल्ली से लगता ही उत्तर प्रदेश है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का देखने को मिल रहा है। अब उसी को लेकर हम आए हैं बड़ौत, और बड़ौत में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, जो आम आदमी पार्टी ने बड़ौत से चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। अब इनसे पूछेंगे कि बड़ौत में क्या कंडीशन है, क्या लग रहा है, किन हालातों पे चुनाव होंगे और कैसी स्थिति आम आदमी पार्टी की है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कैसे हो शर्मा जी? बहुत ही अच्छे हैं। मेरा सभी पब्लिक से जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा उनको सत सत नमन और प्रणाम, चरण वंदन यथायोग सभी को। मेरा चुनाव जो है वो एक विशेष जाति या वर्ग से नहीं है, मेरा चुनाव सर्वजाति का है और यह जीत जो है निश्चित तौर से सर्वजाति को मिलेगी। उसका पीछे कारण यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां आई हैं अब तक, उन्होंने किसी भी तरीके के विकास के नाम पर छला है, लोगों को नया नया गुमराह करने का उन्होंने प्रोपगंडा जो अपनाया है कि विधायकों को हम गांव देंगे, वो गांव को रोशन करेंगे, एमएलए को शहर देंगे, वो शहर रोशन करेंगे। जिन जिन गांवों को गोद लिया उनमें एक ईंट तक नहीं लगी, एक बोर्ड तक नहीं लगा और वहां से ईंट उखाड़ भी ली गई है। जो विकास के नाम पर केवल नीतियां तो बनाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। रोजगार देने का वायदा तो करते हैं, लेकिन रोजगार छुड़ा करके राशन बंटवा रहे हैं उन लोगों से, रोजगार छुड़ा करके लोगों को गांव-गांव घुमा रहे हैं। हमारे शिक्षक से राशन बंटवाया जा रहा है, उनकी फीस बच्चों की दी जा रही है। क्या शिक्षक का यह आज के काम हो गया है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पार्टियां अपनी नीतियों पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं कर पाती हैं, उनका हश्र यही होता है जो आज हो रहा है। चाहे कोई भी वर्ग है, किसी भी वर्ग का कोई बंधन नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो अपने विषय में जान सकता है। हम पढ़े लिखे नेताओं को अगर वोट देना प्रारंभ कर देंगे तो ये जो देश की गलत नीतियां हैं ये समाप्त हो जाएंगी। जो छूट का लोगों ने प्रावधान किया हुआ है, छूट का प्रावधान किया हुआ है कि हम छूट देंगे, हम ये करेंगे, ये केवल अशिक्षित नेताओं को, जब तक शिक्षित वर्ग वोट देता रहेगा तब तक यह स्थितियां देश में आती रहेंगी। देश का विकास नहीं होता, देश का विनाश होता है। लोग देश के विकास को ढूंढते हैं, चुनाव आता है, देश के विकास पर लोग वोट देते हैं, लेकिन पता चलता है कि जिन लोगों को विकास के नाम की हमने बागडोर सौंपी थी, वही लोग देश के विनाश पर उतारू हैं, वही देश को बांट रहे हैं, वही जातिगत में हम लोगों को बांट रहे हैं। हमें सर्व जाति में अपना नेता चुनना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी सोच रखते हैं कि जो
अनपढ़ लोग, जो नेता गुलाम हैं, जिनके हम मानसिक रूप से राजनीति गुलाम बन गए हैं, वे जो जैसा कहते हैं हम उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। हमें देश की नीति को बदलना है, हमें शिक्षित नेता को चुनना है। इस देश का विकास केवल शिक्षा कर सकती है, चिकित्सा कर सकती है। अगर हमने शिक्षा के नाम पर छूट दी है, अगर हमने चिकित्सा के नाम पर छूट दी है, तो क्या गलत किया है? यह मनुष्य का मौलिक अधिकार है। अगर देश मनुष्य को मौलिक अधिकार नहीं दे सकता है, तो उस देश की नीतियों में देश के व्यक्ति का क्या योगदान है? सबसे बड़ी नीति है कि देश में सबसे पहले शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और लेकिन आज जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो गई है। जिनके पीछे हम भागते हैं, उन्हीं नेताओं को, जो अनपढ़ नेता हैं, उन्होंने कॉलेज बनाए हैं, उन्होंने संस्थाएं खोली हैं, उन्होंने ही देश को लूटा है, उन्होंने ही रोजगार छीना है, उन्होंने ही हमारे शिक्षित पढ़े लिखने वाले बच्चों को छला है। हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए शिक्षित नेताओं को चुनना होगा। डॉक्टर साहब, अगर बातचीत करें, बीजेपी की बातचीत करें, जो भी विकास पे सवाल उठाता है उसको या तो अनपढ़ करार दिया जाता है या फिर देशद्रोही करार दिया जाता है। अब आप एक तो डॉक्टर हो गए, डॉक्टर को हम देशद्रोही नहीं कह सकते जो लोगों की जान बचाता है। दूसरा, आप शिक्षित हो गए, एमएससी बीएमएस आपने कर रखी है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है। तो बीजेपी के जो रहे हैं ये 5 साल, कैसे आपको लग रहे हैं, कैसे रहे हैं? मुझे इस देश के राजा और इस देश के नेताओं पर केवल और केवल अफसोस होता है कि हमारे देश का एक नेता, हमारे यहाँ एक महामारी आती है, उस महामारी में एक आंदोलन उठाते हैं, हम लोग उस पर पीड़ित हो जाते हैं, हम अपने घर में दुबक जाते हैं, हम लोगों पर लठ बरसाए जाते हैं। क्या इस देश का ऐसा राजा देश के लोगों को सड़कों पर पीटने के लिए छोड़ सकता है? क्या एक ऐसा राजा जो मास्क लगाने पर लोगों को जेब छल सकता है? एक 5 रुपए का मास्क 500 रुपए में बिकवा सकता है और फिर बाद में कहता है कि अरे क्या जरूरत है मास्क लगाने की, आप गमछा लगाइए। अरे देश के राजा, जब तुम्हें यह पता है कि यह वायरस गमछा लगाने से दूर भाग सकता है, तो तुमने मास्क को, 5 रुपए के मास्क को, 2 रुपए के मास्क को 500 रुपए में क्यों बिकवा दिया? एक देश का राजा कहता है कि आपको सैनिटाइजर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप साबुन से, पानी से हाथ धोइए, आपका ये वायरस खत्म हो जाएगा। अरे भाई, मैं देश के उस नेता से बात करना चाहता हूं कि जो आदमी 5 रुपए की सैनिटाइजर की शीशी को 500 रुपए में बिकवा सकता है और फिर बाद में कहता है कि साबुन से धो लो तो आपका वायरस खत्म हो जाएगा। ये देश के राजा की सोच हो सकती है कि पब्लिक का पैसा लूट रहा है, अनावश्यक रूप से लोगों का शोषण हो रहा है, और फिर बाद में आप आकर के स्टेटमेंट देते हो कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप साबुन से हाथ धोइएगा, ये वायरस खत्म हो जाएगा। एक मिनट, आपने बड़ा जरूरी जो है सवाल उठाया है, इसके ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ अभी हरियाणा में। ये सवाल जरूरी है, क्या जो मास्क है, 19.5 मास्क है और जो वैक्सीनेशन होने लग रहा है, क्या इनसे कोरोना रुक सकता है? देश का कोई भी डॉक्टर यह सिद्ध नहीं कर पाया कि यह वायरस किस प्रकार रुकेगा। देश का कोई भी नागरिक हर बार जानता है कि जो हमने वैक्सीन बनाई है वो किसी एक वेरिएंट पर बनाई है, किसी एक वेरिएंट को लेकर, लेकिन ये वेरिएंट तो हर 3 महीने के बाद बदल रहा है, तो फिर वैक्सीन कैसे कारगर हो सकती है? लोग वैक्सीन लगवाते हैं और अनावश्यक रूप से बहुत सारी बीमारियों से और ग्रस्त हो जाते हैं, जो उसके बचाव के लिए फिर हमारे पास कोई साधन नहीं होता, हमारी मृत्यु निश्चित है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब जी, रुक जाओ छोटा सा। अब अगर मेरे को फेफड़ों में दिक्कत है, मेरे को पहले ही, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है सीधा फेफड़ों पे वार कर रहा है, अगर मेरे को फेफड़ों में प्रॉब्लम है और ऊपर से मैं मास्क लगा लूं, कितना खतरनाक वो मेरे लिए होगा? हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन के लिए देश मारा मारा फिरता है, सड़कों पर मृत्यु हो जाती हैं, लोगों को हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलता है, लोगों को हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लोग मर रहे हैं, उनके तीमारदारों को उनकी बॉडियाँ नहीं मिल रही हैं, किसी की माता का देहांत हुआ है, किसी को पिता की दे दी, उसको जेंट्स की दे दी। कितना अव्यवस्थित यहाँ का शासन रहा है। मेरे सभी ग्रामवासियों ने, नगरवासियों ने, देशवासियों ने इस चीज़ के हादसे को देखा है, लेकिन वो हुआ क्यों? सबसे बड़ा कारण है इस देश में नीतियों का सही लागू न होना। अरे मेरे देश में जब ऑक्सीजन की कमी है तो टीवी पर आकर इस प्रकार का प्रसारण क्यों दिया जाता है कि आप ऑक्सीमीटर लगाइए और ऑक्सीमीटर से लगाने से आप ऑक्सीजन नापिए। अरे जब मेरे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो मैं ऑक्सीमीटर नाप करके क्या पूरी कर लूंगा? क्या मैं उस सुरक्षा को ले लूंगा? क्या मेरे देश के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन उपलब्ध है? एक दहशत।
अगर ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल किन्हीं कारणवश, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये सरकार से प्रमाणित नहीं है कि ये बिल्कुल सही रीडिंग देंगी, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये बिजली का एक माध्यम है, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये गलती से अगर कम दे दे तो मेरा जो नापने वाला व्यक्ति है वो तो हादसे में ही मर जाएगा, उसको तो हार्ट अटैक अपने आप ही सोते ही हो जाएगा, तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? हम उसे कहेंगे कोविड से मर गया, उसकी बॉडी को सील कर दिया जाएगा, बिना मांगे ही दे दी जाएगी, कहीं भी भेज दी जाएगी, पानी में बहा दी जाएगी। इस देश की व्यवस्थाओं को आपने टीवी पर आकर के गलत प्रसारण करके इस देश की पब्लिक को क्यों भ्रमित किया है? जब हमारे यहाँ पर शमशान घाट में स्थान नहीं है तो शमशान घाट की वीडियो को टीवी पर प्रसारित क्यों किया गया है? जब कोविड के बारे में हमारे यहाँ डॉक्टर्स का पैनल आता है तो डॉक्टर्स के पैनल पर हम लोगों को जो कोविड के बारे में जानकारी है, क्या हमारे यहाँ देश में वायरोलॉजिस्ट नहीं रहे हैं? क्या हमारे देश में कोई वायरस के ऊपर स्टेटमेंट देने वाला नहीं है? देश का एक बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर आता है, टीवी पर आता है, जबकि वो हार्ट का सर्जन है, फिजिशियन भी नहीं है, और वो देश के आकर के भ्रमित करता है कि इसको वायरस के ऊपर ये स्टेटमेंट देना चाहिए। क्या हमारे पब्लिक को भ्रमित करने का इस समाज ने ठेका ले रखा, इस देश की राजनीति ने ठेका ले रखा इस चीज़ के लिए? अरे सही, जो चीज़ सही लागू होनी चाहिए, सही दिशा निर्देश पब्लिक को होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, उसको भय व्याप्त करने की जो नीतियां उनको बंद कर देना चाहिए। जब तक हम लोग इन नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं करेंगे तो हमारी पब्लिक देश की जो है वो अपने घरों में दहशत के कारण मरेगी। जी चलो डॉक्टर साहब, मैं एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये पूछा था कि मेरे को अगर फेफड़ों में परेशानी है, मेरे को पहले से सांस लेने में तकलीफ है, जैसे कोरोना वायरस में हो रहा है, और ऊपर से मैं मास्क लगा लूँ तो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होगा? जी, यह है बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हमने N95 मास्क लगाया है तो उसके जो रेसेस है बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी एसेंशियल चीज़ें भी हमारे अंदर शरीर में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी नहीं पहुंच पाती हैं। और जिनके फेफड़े वीक है तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो है और कम हो जाएगा, उनको फेफड़ों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो इन्फेक्शन हम लोगों को वैसे हो रहा है वो फेफड़ों से, उससे N95 मास्क से रुके या ना रुके ये तो अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना यह प्रमाणित हुआ है। जिन लोगों ने N95 मास्क का ज़्यादा यूज किया है उनको चलने में सांस की प्रॉब्लम, उनको चलने में सांस चढ़ना, उनके स्वास्थ्य में और गिरावट आना, उनको सही तरीके से खांसी का और बढ़ जाना, ये उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं। N95 मास्क लगाने से वायरस का रुकावट हुआ या नहीं हुआ ये तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जिन लोगों ने N95 मास्क लगाया उनको भी कोरोना हुआ है, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनको कोरोना नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर देश के शराबी जितने भी थे उनको कोरोना 90 में बहुत रेशो कम है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सड़कों पर घूमे, सब काम इधर तिधर पड़े, उनको कोरोना ने कुछ नहीं कहा। और जिन लोगों ने मास्क लगाया, 95 घरों में रहे, एयर को भी प्योरीफाई करके लिया, उनको ज़्यादा बीमारी ने ग्रस्त किया, वो कोविड से ज़्यादा ग्रस्त हुए। अर्थात इसका मतलब ये है कि बचाव जरूरी तो है, लेकिन बचाव का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता, आपको ये बीमारी लग नहीं सकती। आपको ये बीमारी तब लगेगी जब ये दहशत के कारण होती है। ये बीमारी बाहर से नहीं लगती, ये बीमारी अंदर से लगती है, शरीर के अंदर इसका जन्म होता है। जैसे कि एक हमारे दादी हमारी कहा करती थी कि बेटा जमीन पे पैर मत रगड़ना, मेरे दांत किरकिरे हो जाएंगे। मेरी दादी जब अचार बनाती थी, कच्चे आम काटती थी, तो दादी मेरे से 10 फुट दूर आम काटती थी, लेकिन मेरे दांत खट्टे हो जाते थे जी। कारण वह होता है, यह शरीर बड़ा प्रकृति का बनाया हुआ है। जब हम इस शरीर को देखते हैं तो इसमें वही होता है जो हम देखते हैं। रसगुल्ला खाया नहीं, रसगुल्ला देख करके पानी आने लगा, छोंक दूसरे के घर में लगा, स्वाद मेरी जीभ पर आ गया, पानी मेरी जीभ पर आ गया। अर्थात मेरा जो प्रक्रिया है, जो मेरा अपना शरीर है, वो उस पर रिएक्ट करता है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ। तो कोविड मैंने देखा नहीं, कोविड मुझे टीवी पे दिखाया गया, कोविड के बारे में जानकारी हुई, तो उसी प्रकार की एंटीबॉडी, एंटीजीन्स मेरे शरीर में बन गई। जैसा मैंने टीवी पर देखा, जैसे मुझे टीवी पर भय दिखाया गया, उसी तरीके के भय के कारण मेरे शरीर ने रिएक्ट किया और मेरा शरीर रिएक्ट करके उस चीज़ को बना पाया। जैसे कि मेरे शरीर ने देखा कि भाई कोविड आ गया, इस तरीके का होता है, ऐसा होता है, उसकी दहशत होती है, उसके ये सिम्टम्स होते हैं,
तो वही लक्षण मेरे शरीर में उन्हीं एंटी जीन्स का बन जाना स्वाभाविक है। इसलिए यह कोविड जो है बाहर से कम आता है, शरीर से अंदर ज़्यादा बन जाता है, और जब शरीर से अंदर ज़्यादा बनता है तो ये बाहर जो मास्क लगाते हैं, हम जो प्रिकॉशन लेते हैं, अगर इन सब के लेने से ये बंद हो जाता तो किसी को न होता। जी चलो डॉक्टर साहब, कोविड के बारे में बातचीत कभी फिर करेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा है। जी। लेकिन फिलहाल बड़ा मुद्दा है चुनाव का। जैसे सर्दियां आई हुई हैं वैसे ही चुनावी गर्मियां आपने दिखाई देने लग रहा होगा, बिल्कुल बड़ी हुई हैं। अब बातचीत करें जहां से आप लड़ रहे हो। यहाँ एक तो बीजेपी जिसका फिलहाल एमएलए है, इतनी ज्यादा मतों से वो विधायक बना था, और दूसरी है आरएलडी, और उसके साथ में सपा का अब गठबंधन हो गया। दोनों पार्टियों का अच्छा वोट बैंक रहा है, समाजवादी पार्टी का भी और राष्ट्रीय लोकदल का आपको पता ही है, उनका बंदा हुआ वोट बैंक है। तो उनके सामने आप जो चुनाव लड़ोगे कितना मुश्किल लग रहा है इस पर? मुझे आज के राजनीतिक परिवेश में ये चुनाव लड़ना बड़ा सहज लगता है। मुझे इतना सहज चुनाव लगता है कि निश्चित मेरी जीत होगी, क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार वोट जिस विकास के नाम पर, जिस छलावे के नाम पर वोट दिया था, वह उनको किसी भी प्रकार से नहीं मिला। ना विकास मिला, ना उनका स्टेटमेंट मिला, जो उन्होंने कहा वो मिला ही नहीं। तो पब्लिक आज उनसे त्रस्त है, और आम आदमी पार्टी ज़मीन पर रह करके गरीब लोगों के लिए, दबे कुचलों के लिए, असहाय लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा भत्ते के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए हमारी आम आदमी पार्टी का जो बेस है वह चिकित्सा है, शिक्षा है, असहाय लोग हैं जिनको हम सहायता दे रहे हैं। हमारी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दिल्ली सरकार है जो इन सब चीज़ों का प्रमाण सिद्ध करती है, जो कहती है वो करती है। जो हम लोग छूट देते हैं वो कहीं बाहर से नहीं लाते हैं हम लोग, वो छूट हम उस बेईमानी से लाते हैं जो हमारे साथ बेईमानी होकर के हमें दूसरे कागजों पर दिखाई जाती है। अगर हम उस बेईमानी से पैसा बचा करके पब्लिक को दे रहे हैं तो हम लोग कोई अलग से बजट नहीं ला रहे उसके लिए। और हमारे यहाँ प्राविधान है, बजट आता है असहाय लोगों के लिए। हमारे यहाँ एक हरिओम पवार जी, हमारे बहुत राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने एक भूख पर कविता लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जिस क्षेत्र में भूखा व्यक्ति मरे उस क्षेत्र के डीएम को, उस क्षेत्र के एमएलए को, उस क्षेत्र के एमपी को फांसी की सजा हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रतिदिन यह प्रक्रिया होती है। असहाय लोग, गरीब लोग चिकित्सा के अभाव में सड़कों पर मर जाते हैं। हमारे यहाँ पर महिला जो है सड़कों पर बच्चों को जन्म दे देती हैं। हमारे यहाँ सड़कों पर बच्चों को बाहर, हॉस्पिटलों से बाहर भेज दिया जाता है। प्राइवेट में चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी के चिकित्सा बहुत टेढ़ी खीर हो गई है उसको लेना। लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली में सड़कों पर घर घर चिकित्सा को पहुंचाया है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिए हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। आज दिल्ली में जो बच्चा शिक्षा लेता है वह निश्चित तौर से बहुत अच्छे अंक लेकर के बहुत ऊंचे शिखर पर जाता है। उसको हायर एजुकेशन में भी वहाँ पर प्राविधान है छूट देने का। तो हम लोगों को अगर आधार पर, हमारे यहाँ पर क्या है, स्कूल में टीचर 4 हैं, बच्चे 2 हैं। हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे 35 हैं और शिक्षक जो है 45 है। 4-4 लोगों, 5-5, अगर हम सर्वे करें तो 5-5 स्कूलों में इतने बच्चे नहीं हैं जितने वहाँ पर शिक्षक हैं। तो ऐसे व्यवस्थाओं में जहाँ बच्चे स्कूल जाने से डरते हों या किसी एक विशेष वर्ग से आते हों, जहाँ शिक्षा का भविष्य जो है अंधकार में हो, ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ना हमारी आम पार्टी की शान है। उसकी जो बेस है वो शिक्षा है, चिकित्सा है। हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को देंगे, शिक्षा में बड़ी उन्नति करेंगे। जिस देश का बच्चा शिक्षित नहीं होगा उस देश का भविष्य अंधकार में होगा। जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम इस देश का विकास नहीं कर सकते। जी। देश का विकास बच्चों की शिक्षा में है और हमारी पार्टी केवल शिक्षा के आधार पर लेकर के प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का उनका संकल्प है, जिसको दिल्ली में पूर्ण किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी हमारी आधार यही है कि शिक्षा और चिकित्सा प्रत्येक आम नागरिक का मौलिक अधिकार है। उस अधिकार को उनको देने का दायित्व सरकारों का है। लेकिन आज तक की सरकारों ने केवल और केवल पब्लिक को छला है। बजट आता है चिकित्सा का, खाया जाता है।
बजट आता है चिकित्सा का, सब ऊपर से ऊपर खाया जाता है। कॉलेजों में, स्कूलों में कमरे नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्कूलों के तो लेंटर नीचे बच्चों के ऊपर गिरे हैं, जिनसे बच्चे जख्मी हुए हैं। हमारे यहाँ पर अगर हम शिक्षा में और चिकित्सा को आधार मान करके गरीब लोगों तक जाते हैं, हमारा वोट बैंक वही है, वही हमें वोट देगा। हमारी विजय होगी, निश्चित विजय होगी। हम आपको उत्तर प्रदेश में बड़ौद विधानसभा सीट पर यह वायदा करके देते हैं कि हमारी जीत निश्चित होगी। तो क्या लग रहा है जी, किसके साथ आपको मुकाबला इस बार चुनाव में लग रहा है? जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर कोई भी पार्टी चुनाव में नहीं है, इसलिए हमें अपने कोई भी प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं देता है। दो आपस में लड़ना चाहते हैं, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल, वो आपस में लड़ेंगे, कट कट के मरेंगे और जीत आम आदमी पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी पब्लिक की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, बेरोजगार की पार्टी है, असहाय लोगों की पार्टी है। चिकित्सा और शिक्षा को आधार मान करके हर एक गरीब और अमीर तक चिकित्सा और शिक्षा के मौलिक अधिकार को देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और इसी आधार पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी कोई भी प्रतिद्वंदिता इन दोनों दलों से नहीं है। वे दोनों दल आपस में लड़े, हमें बहुत खुशी है, लेकिन हमारी उनसे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। हमारा चुनाव गरीब लोगों तक है, गरीब आम आदमी तक है। आम आदमी के जहन में जब ये बात जाती है तो उसका दिल रोम रोम कांपता है और वह डरता है इस चीज़ से कि कहीं मैंने फिर वोट उन्हीं को दे दिया तो निश्चित तौर से मेरा इस देश में रहने का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी से वो जुड़ते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हमारा वोटर साइलेंट है, हमारा वोटर जागरूक है, हमारा वोटर अपने अधिकार के लिए चेत रहा है। हम लोग उस पर पूर्ण रूप से उसके साथ हैं। तन मन धन हम उनको उपलब्ध कराते हैं, हर जगह उनके साथ खड़े रहते हैं। हम लोग उनके शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, उनकी बीमारी पर, उनके मौलिक अधिकारों पर हनन होने का जो ये क्रम चला आ रहा है, इसको रोकना चाहते हैं। वो रुकेगा, निश्चित रुकेगा, हमारी विजय होगी। तो लास्ट में क्या कुछ संदेश से बड़ौद की जनता को डॉक्टर साहब देना चाहोगे? हमारा बड़ौद की जनता से अपील है, बड़ौद विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति से अपील है कि राजनीतिक में जिन लोगों को आज तक आपने वोट दिया है, उन लोगों ने क्या आपका, आपके समाज का, क्या इस सर्व समाज का भला किया है? उन्होंने केवल आज तक अपना भला किया है, अपना पेट भरा है, अपने के लिए मरे हैं, केवल अपने तक सीमित रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें आप वोट देंगे, हमें आप सपोर्ट करेंगे, गरीब लोगों का उद्धार होगा, गरीब लोगों तक सुविधाएं पहुंचेंगी, गरीब लोगों का उत्थान होगा। हम लोग आप सभी से अपील करते हैं कि आप हमें अपनी एक एक वोट से सपोर्ट करना। हम आपको विजय के साथ साथ में आपके अधिकारों को दिलाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, वायदा करते हैं। जिस वायदे को करेंगे उस पर आपको पूर्ण खरा उतरने का आपको वायदा करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई आपने सुना डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, जो आम आदमी पार्टी के निशान पर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त जो है बिजली, तो आपने देखा भाई डॉक्टर सुधीर शर्मा जी जो मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब जनता को देखना है कि किस उम्मीदवार को पसंद करती है और आम आदमी पार्टी फैक्टर कितना चलेगा, कितना नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब जो है पंजाब में हमने देखा कि एक अलग ही लेवल का फैक्टर चला हुआ है। यहाँ पे पता नहीं जो केजरीवाल जी का फैक्टर कितना काम करने पाएगा, वो देखना जनता के हाथ में है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।